80% वो जो विचार फैला रही थी जनता के अंदर, वो बर्बाद करने वाले थे। और इसमें मैं यानी सीधी सीधी बात, अगर वर्तमान लोकतंत्र को, जो कि बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव लेड है, जिसको अपन मोटे तौर पर इसको 80% बर्बाद करने वाला बताते हैं, एंटी पीपल एंटी एनवायरमेंट बताते हैं, और जो हम मांग करते हैं कि लोकतंत्र फिर कैसा हो, हम नाम देते हैं कि एनवायरो पीपल लेड हो, कि जो एनवायरमेंट को भी ठीक रख ले, पीपल को भी एम्पावर कर दे, वो लोकतंत्र होना चाहिए। वो तो है नहीं, ये तो रिप्रेजेंटेटिव लेड के नाम से चला रहे हैं। मैं इसको कैपिटलिस्ट एजेंडा, कॉर्पोरेट एजेंडा कोई नाम ना दे के इसको बड़ा प्यारा नाम दे रहा हूं, एनवायरो नहीं, रिप्रेजेंटेटिव लेड डेमोक्रेसी यही है। और ये डेमोक्रेसी अब 20% से ज्यादा इसके बस की बात नहीं रही कि ये पॉजिटिव बात करे। 80% इसने नेगेटिव करना ही करना है। ये शायद वर्ल्ड स्तर पे भी लागू होता है और आपके इन चुनावों पर भी लागू होता है। इसलिए जब तक हमें, इसलिए लोगों का जो एम्पावरमेंट का सवाल है, सशक्तिकरण का, वो हो ही नहीं सकता जब आपकी अमानवीय बातें और पर्यावरण विरोधी बातें अगर कॉन्शियस क्रिएट की जा रही है लोगों की, तो फिर लोगों को बर्बाद करने की और इस धरती के एनवायरनमेंट और मानव जाति को बर्बाद करने का कंसेप्ट तैयार हो रहे हैं। इसलिए धन, सत्ता और केंद्रीकरण, चाहे ग्लोबली देख लो चाहे लोकली देख लो, वो भयंकर तौर पे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और लोग उसके शिकार हो रहे हैं। लोग भी उन्हीं बातों को पकड़ रहे हैं। ये भी याद रखना कि ये नहीं समझना कि लोग जो है कोई अलग से सोच रहे हैं, अलग से नहीं सोच रहे हैं। वो भी उन्हीं के कान में उन्हीं बातों को पकड़ रहे हैं और उनका शिकार हो रहे हैं। ये नोट किया जाना चाहिए। अब मैं आ जाता हूं इस बात पे कि इन चुनाव में 20 में किसको कह रहा हूं कि जो कांग्रेस 20% में मैं नंबर दे रहा हूं सबसे पहले, कि राहुल गांधी ने एक बात कही थी जनरल सी कि भारत जोड़ो और नफरत के बाजार में प्रेम की दुकान खोलो। ये स्टेटमेंट जनरल होते हुए भी ये पॉजिटिव है। सदा सच बोलो कहना पॉजिटिव बात है, और सदा सच बोलो ये तो आदर्शवादी बात है। मतलब जो लोग इस तरह गोलमाल करने लगे हैं कि सदा सच बोलो, ये तो आदर्श बात है, आदर्शवाद है ये। अब तो बिल्कुल खुलेआम लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस जनरल स्टेटमेंट को भी, यहां तक पहुंच रहे हैं। अब प्रेम, जब ये भारत जोड़ो या प्रेम की दुकान खोलो का जनरल स्टेटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं समझते, पर ऐसी बात नहीं है। इसकी वैल्यू बनती है, चाहे इसकी भी वैल्यू, जितना प्रचार होता है उतना लोगों में पॉजिटिव मैसेज जाता है। और ये गया भी है कि भाई बीजेपी जो है वो घृणा फैला रही है और इस बाजार में जो है खुलेआम घृणा फैला रही है, और इसलिए जरूरत हमें भारत जोड़ने की है, घृणा को खत्म करने की है और प्रेम की दुकान खोलने की है। ये बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट था। ये 20% बनाता है, जो 20% पॉजिटिव बनाता है ना विचार को, ये कंसेप्ट, ये धारणा बनाती है। इसलिए पर महाराज इससे आगे नहीं जा सकते। इससे आगे अगर, मतलब ये मेरी मनोगत इच्छा ही है, और हमने भी कोई उन तक ना, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, ना हम प्रैक्टिकली, ना हमने मास में वर्क किया, हम ये बात नहीं पहुंचा पाए कि नौजवान लीडर भारत जोड़ो तक क्यों रुकता है। दुनिया जोड़ो, पर्यावरण जोड़ो, यहां तक पहुंचना। तू एक बड़ी हैसियत में है, अगर तू ये स्टेटमेंट देता है तो यार आज का गांधी भी बन सकता है, दुनिया का गांधी बन सकता है। ये पॉजिटिव बात है, इसको पॉजिटिव और बड़ी बोलना। इसको इतना जनरल बोलने से कोई तेरा ना पुतिन तेरे खिलाफ होगा, ना बिडेन होगा, ना अमेरिका होगा, ना रूस होगा, कोई विरोध नहीं करेगा। ये तो जनरल बात है, पर जनरल कोई बोले तो सही,
दायरा ही नहीं। और वो दायरा क्यों नहीं है? वो तो ठीक है कि वो तो पूंजीवादी एजेंडे की वाक लीडिंग पार्टी है, पर ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत भी पीपल मूवमेंट हो या हमारे जैसे लोग थोड़ा भी पैगाम पहुंचाने में कामयाब होते तो हो सकता है कि भारत जोड़ो कहने वाला दुनिया जोड़ो भी कह देता, और वो एनवायरमेंट जोड़ो भी कह देता, तो बहुत बड़ा महत्व उसका बनता। यानी इसी तरह जब उसने उसी का मैं राहुल गांधी को तो मैं सिंबल बना रहा हूं, मतलब इसी तरह राहुल गांधी ने जब दूसरा स्टैंड लिया कि जनगणना कराएंगे, सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, जनगणना से पता लगाएंगे और हम न्याय करेंगे, ये स्टेटमेंट जातिवाद फैलाता है, ये सांप्रदायिकता का जुड़वा भाई है, और ये देश के लोगों में एकता का कोई पॉइंट नहीं, इससे कोई न्याय नहीं होता है। जाति आधारित आरक्षण के बारे में श्राफ साहब ने बिल्कुल 90 में हमें क्लियर किया था कि जाति आधारित आरक्षण केवल 22% जो SC/ST को दिया गया है, वो SC/ST पूरी गरीब है, इसलिए गरीबी के उसमें गरीबी और सोशल दोनों पॉइंट जुड़ गए हैं, इसलिए 22% जो रिजर्वेशन है उसका पॉजिटिव रोल है, वो कायम रहना चाहिए। हाँ, उसमें क्रीमी लेयर हटाते हुए आगे बढ़ो ताकि जिनको मिल गया है उनसे नीचे वालों को मिले, और गरीबी को आधार बनाओ। 40% गरीबी की रेखा से नीचे उस वक्त का आंकड़ा था, श्राफ साहब ने 90 में जब लिखा कि 40% में से 18% जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास, स्वर्ण कास्ट, जो भी टोटल, उनमें जो गरीब हैं उनको गरीबी के आधार पे आरक्षण करो। ये जो जाति आधारित आरक्षण है, मंडल आयोग है, ये नेगेटिव है, और ये देश की एकता के लिए और सामाजिक एकता और मतलब पिछड़ेपन को दूर करने में कोई सहयोग नहीं करेगा, ये देश की फूट ज्यादा डालेगा। इसलिए ये फूटवादी जो कदम है, जैसे सांप्रदायिकता एक नेगेटिव कदम है, ठीक इसी तरह जातिवाद एक नेगेटिव कदम है। और आपको पता हो, आपको अच्छी तरह पता है कि ये पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर से निकले कोई भी, चाहे VP सिंह निकला, मंडल आयोग उसने लागू किया, या जातिवाद का जो नारा देने वाला, सबसे ज्यादा जाति का विरोध करने वाला लोहिया ग्रुप सबसे ज्यादा जातिवादी आरक्षण को सपोर्टर था, और कम्युनिस्ट वगैरह सारे, यानी कांग्रेस नहीं थी। और राहुल आके अब कहता है कि वो हमारी गलती थी। अरे तू गलती तो अब कर रहा है, डबल गलती। राहुल ने ये डबल गलती की और इसकी सजा कांग्रेस को मिली है। इसकी 2 रूपों में सजा मिली कि जो हथियार, जैसे सांप्रदायिकता का हथियार कांग्रेस यूज करती रही है, नरम हिंदूवाद को भारत की आजादी के टाइम में, आजादी से पहले की जो कांग्रेस है वो लेती रही, जिसका अंग्रेजों ने फायदा उठा के और मुस्लिम लीग बनी और भारत का टुकड़ा हुआ। ये नरम हिंदूवाद था कांग्रेस का, जिसने, और इस नरम हिंदूवाद को जब बीजेपी जब गरम हिंदूवाद वाली आ गई, तो हिंदूवाद का कार्ड जो है वो पेटेंट हो गया बीजेपी के नाम पे। अब भाई साहब कितनी भी नाक रगड़ो, तुम कितनी हिंदूवादी बनो, कांग्रेस के वोट नहीं बनेंगे, वो तो भाजपा की रहेंगे। इसलिए तुम इसको व्यक्तिगत मुद्दा करार कर दो और धर्मों को सब समान समझने वाला फार्मूला छोड़ दो, कांग्रेस को कह रहा हूं मैं, और गैर कांग्रेसी विपक्ष को भी ये छोड़ दो। इससे जो प्रोग्रेसिव, जो लोगों की समझ बनेगी, उससे 5 वोट जुड़ेंगे, तुम्हारे बढ़ेंगे। और जो तुम कोशिश कर रहे हो कि नरम हिंदूवाद से हम इनकी तलवार छीन लेंगे, तुम्हारे से सांप्रदायिकता की, हिंदू मुस्लिमवाद की जो तलवार है, वोटों की रुपी, वो छीन चुकी है भाजपा। तुम इस क्षेत्र से हट जाओ, नंबर 1 बात। नंबर 2, जब जातिवाद की ये जो बात उठाई, तो फटाक से मोदी और अमित शाह ने ऐसा मंत्र डाला, खास करके मैंने एक वीडियो सुन रहा था, एक प्रोफेसर रविकांत ने बोला कि मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने बहुत स्ट्रेटेजी अपनाई
कि शिवराज को तो ये कहा कि अब ये चीफ मिनिस्टर नहीं, और 7 एमपीज भेजे, 7 एरिये थे वो, और 7 जातियों के थे, और उनको उतारा उन मैदान में, और वहां की जनता को ये एहसास करवाया कि तुम्हारी जाति अगर भाजपा जीतती है तो तुम्हारी जाति का मुख्यमंत्री बनेगा। 7 मुख्यमंत्री पेश कर दिए, और लोग चूंकि गुटबाजी पे तो चढ़ते ही हैं लोग, इस कॉर्पोरेट एजेंडे की यही तो खासियत है, ये व्यक्तिवाद पे भी चढ़ाती है, ये गुटबाजी भी बढ़ाती है। तो इस जाति की गुटबाजी जो है, इसके चक्कर में वहां 7 एरिये वो गए, बाद में शिवराज को भी शामिल कर लिया, उसको भी पता नहीं ओबीसी कहते हैं जो भी कहते हैं। 8 मुख्यमंत्री पेश कर दिए, 8 इलाके कवर किए पूरी तरह से, और जातिवाद के सारे वोट कांग्रेस को नहीं मिले, मतलब राहुल को नहीं मिले, मोदी और अमित शाह ले गए। इसलिए, और दूसरी तरफ जो पार्टियां थी क्षेत्रीय पार्टियां, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने वोट के लिए आधार बनाती हैं जाति को, क्योंकि अखिलेश की यादव एक इलाके में ही है, पूरे देश में तो यादव है नहीं, कुर्मी जो है वो बिहार में ही है, तो नीतीश की पार्टी तो उसी पे खड़ी है। तो जातिवाद का जो वोट बैंक है, सराफ साहब ने एक बार लिखा था कि कोई भी साझा फोरम बनता है, यानी साझी पार्टियां 4 अगर एक मंच पर आती हैं या संयुक्त सरकार बनाती हैं, वो एक दूसरे के चुनावी क्षेत्र में एंटर ना करें, तब तक उनका मंच चलता है, नहीं तो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई कंपटीशन में आपस में जो दोस्त होते हैं वो भी ये कंपटीशन में मंजूर नहीं करते कि हम दूसरे के को कमजोर कर दें। इसलिए ये जो प्लान, ये वोट लेने का जो नेगेटिव मेथड है, ये किसका है, किसने शुरू किया था? क्षेत्रीय पार्टियों ने। ये कोई कांग्रेस ने शुरू नहीं किया। हाँ, अब तो यूज तो सभी करते हैं, कांग्रेस भी करती रही है इसको, और भाजपा तो अब कर ही गई, बहुत पहले नंबर पे आगे आ रही है भाजपा। तो अब कांग्रेस से खतरा पैदा हो गया क्षेत्रीय पार्टियों को कि मोदी तो खत्म करेगा जो करेगा, भाजपा का हमें खत्म करे, क्या करेगी ये राहुल गांधी करेगा, ये हमारे जाति एरिया में एंटर करके कांग्रेस के वोट बनाएगा और हमें कमजोर करेगा। और इसका पहला सबसे बड़ी गलती जो कांग्रेस ने की है, या राहुल लीडर के तौर पे कह रहा हूं, वैसे कोई नहीं विचारेगी, कि जब ये हो गया कि आपका इंडिया ग्रुप बन रहा था और आगे बढ़ रहा था, और आपने इंदौर या कहीं भोपाल में मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग इंडिया ग्रुप की करने की, कि जिसमें सब नेता आएंगे इंडिया ग्रुप की, मैं सोचता हूँ बहुत भारी मीटिंग होती वो। और अगर वो मीटिंग सारे नेता आके उसको कॉल करते और उसके साथ इंडिया ग्रुप की तरफ से ही चुनाव होते ये, तब देखो कि इंडिया ग्रुप की एकता में इजाफा होता, और जनता मेरे विचार से फिर बीजेपी को नहीं जिताती, आपको जिता देती। पर आपने, कांग्रेस ने एकाधिकार करने की कोशिश की, उसकी सजा केवल कांग्रेस को ही नहीं है, केवल इंडिया ग्रुप को भी इसकी सजा मिली है। हमेशा याद रखो, इस वक्त दुनिया में, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इस वक्त दुनिया इस स्टेज में आई हुई है कि ताकतवर अमानवीयता फैला रहा है लोगों में संकीर्णता, गुटबाजी फैला रहा है, और उसका फायदा इस रूप में ले रहा है कि वो धर्म और सत्ता का केंद्रीकरण करने में कामयाब होता जा रहा है, और पीपल को अपने पीछे लगाने में कामयाब हो रहा है। और जो छोटे ग्रुप है, छोटे कमजोर पड़ जाएगा, वो ग्रुप जब ये हथियार काम में लेना चाहते हैं, तो वो ग्रुप उस हथियार को उतना यूज ले ही नहीं सकते, और तकड़ा ग्रुप उसको यूज करके और उसको मारता है और उसको खत्म करता है। इसी से इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स का, आइडियाज का, कल्चरल आइडियाज का सेंट्रलाइजेशन, गंदे आइडिया है, मानवीय आइडियाज का सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है, और दुनिया के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए कमजोर जो भी हो गया कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, वो समझ ले इस बात को कि वो अमानवीय, प्रकृति विरोधी, मानव विरोधी असूलों को छोड़े और जनता को प्रकृति समर्थक और मानव समर्थक एजेंडे की दिशा में ले जाए।
तभी मुकाबला कर सकेगा, नहीं तो बुरी तरह हारेंगे। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो और विपक्षी पार्टियां हो, चाहे छोटे पूंजीपति हो, बड़े पूंजीपति खा जाएंगे। कॉरपोरेट बड़ा जो है वो खाएगा और वो बड़ा मजबूत होता जाएगा और वो लोगों को दिग्भ्रमित करता जाएगा और लोगों को गुटबाजी में धकेलने में कामयाब होगा और समर्थन भारी प्राप्त करेगा। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर कट, हमारे ग्रुप को बिल्कुल जितना हम फेंक सकते हैं वो हमें फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी इस एजेंडे को ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा। ऊपर से भी कोई पकड़ सकता है, नीचे से भी पकड़ सकता है। हम जितने, हमारी औकात है, जितना हम लोकल करें और ग्लोबल करें, जो भी जहां भी करें, हम हमारे कंसेप्ट को कि इस वक्त जो भी सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जो अमानवीयकरण हो रहा है, उसकी अगुवाई जो बड़ा है, जो ताकतवर धन और सत्ता में पहले नंबर पे है, वो सबसे ज्यादा दुनिया के लोगों को भ्रमित कर रहा है। और जो लोग कमजोर पड़ रहे हैं वो भी उसी लाइन को अगर अख्तियार करेंगे तो वो खत्म होंगे। केंद्रीकरण बढ़ता जाएगा, वो नहीं बड़े बढ़ेंगे। चाहे वो इकोनॉमी के फील्ड में अपने आप को 30 मार का थे, आज तक कांग्रेस थी 30 मार का, रुइया लोहिया सब थे पूंजीपति भी, वो सारे अब वक्त चला गया है उनका। इसलिए अब अगर कोई भी फोर्स है, आम आदमी है, चाहे ऊपर की बड़ी कोई मिडिल टाइप की ताकतवर इकाइयां हैं जिनका मैं पार्टियों का नाम ले रहा हूं, वो इस पॉइंट को समझ लें कि जितना वो मानवीय और पर्यावरणीय मसलों को समझेंगी और समझाएंगी लोगों को और उनके साथ जुड़ेंगी, उतना ही वो प्रतियोगिता में आगे आ सकती है, नहीं तो बर्बाद होंगी। नहीं तो सेंट्रलाइजेशन होगा और हो रहा है, बड़ी रफ्तार से हो रहा है। ये ना सुने हमारी, कोई ना माने, कोई बात नहीं, ना माने, इससे ज्यादा और क्या होगा। पर ये सच्चाई है आज की। रौंद देंगे इस सिस्टम को, इस पर्यावरण को और इस मानवता को। इसलिए जो भी इकाई अपने आप को समझती है कि मुझे बचना है और बचाना है और मुझे डेमोक्रेटाइज करना है दुनिया को, इस दिशा में आओ, मानवीय दिशा में। ये नेगेटिव जो धारणाएं हैं जिनके बल पे तुम राज लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा राज। ये मैं कांग्रेस को भी कह रहा हूं, ये मैं विपक्षी पार्टियों को हिंदुस्तान में कह रहा हूं। और जो ताकतें, चाहे आर्थिक ताकतें हो, चाहे राजनीतिक ताकतें हो, चाहे सांस्कृतिक ताकतें हो, विश्व भर में, चाहे वो जनरल असेंबली में हो, इस बात को समझ जाएं कि अगर तुम पर्यावरण के समर्थन में क्यों नहीं समझते उसकी महत्वता, और तुम मानवतावाद की महत्वता अगर नहीं समझ पाओगे तो रौंद दिए जाओगे। ये व्यवस्था उस तरफ जा रही है। मैं ये बात आपके लिए, मैंने इसको पूरा जनरलाइज करके आपके सामने ये बात रखी है। मेरा टाइम कितना हो गया है? मैं 10 मिनट शायद मेरे पास हैं। तो इसके बाद जो परिस्थिति है, यानी चुनाव से हमें क्या मिला, रिजल्ट क्या कह रहे हैं? रिजल्ट तो मेरी समझ में तो यही कह रहे हैं कि भाई साहब, जो बड़ा है वो अमानवीय विचारों को और सेंट्रलाइजेशन के विचारों को, सत्ता पक्ष को, झूठ को, यानी कमजोर झूठ बोलेगा नुकसान में रहेगा और मजबूत झूठ बोलेगा फायदे में रहेगा, सत्ता हासिल करेगा, दिग्भ्रमित करेगा लोगों को और सत्ता हासिल करके समझेगा कि मैं सफल हो रहा हूं। चाहे वो अलग बात है कि वो बर्बादी का रास्ता है, वो पता नहीं अल्टीमेटली वो बच जाएगा कि बर्बाद हो जाएगा, उस डिस्कशन में मैं नहीं जाता। परंतु ये जो ताकतवर हैं उनको ये बिलीव हो गया है। और इसीलिए एआई का जो सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि जब सोशियोलॉजी में, समाज शास्त्र में, जब हमने, जो सराफ साहब ने क्लियर कट जो
सोशल धारणाएं दी हैं, उन धारणाओं को यानी नियंत्रण का जो कंसेप्ट बनाया आदमी जाति का, प्रकृति पर भी नियंत्रण कर सकता हूं मैं, चाहे जैसे उपयोग कर सकता हूं, चाहे उसकी ये धारणा कि मेरा निजीवाद जिंदाबाद, समाज जाए खाडे में है, जो ये अप्रोच बनी है दुनिया की लोगों की, ये अप्रोच नहीं काम आएगी, कमजोरों के बिल्कुल नहीं आएगी। कमजोर तो पक्के तौर पे पहले तबाह कर दिए जाएंगे और अब भी तबाह है, तबाही में कोई कमी नहीं है, पर मतलब टोटली एक्सटिंक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए हर कमजोर को, कमजोर का मतलब वैसे कमजोर नहीं, कमजोर का मतलब है कि जो बैलेंस ऑफ फोर्स में, जो ताकत और सत्ता और केंद्रीकरण पर बैठे हैं दुनिया में और देश में, वो कोई हो, राजनीतिक ताकतें हो, सांस्कृतिक जो भी ताकतें हैं, वो ताकतें झूठ का सहारा लेके जनता को दिग्भ्रमित ही करेंगी। और जो ताकतें ये समझें कि हम भी उसके भाग रह जाएंगे, तुम भाग नहीं रहोगे, तुम्हें रगड़ दिया जाएगा, तुम इस कंपटीशन में नहीं टिकोगे। इसलिए जो भी इस वक्त ट्रेल कर गया है, पिछड़ गया है, वो इस बात को समझ ले कि मुझे प्रकृति और पर्यावरण का मुद्दा उठाना पड़ेगा, मुझे साझा हित उठाना पड़ेगा। मेरे अकेले ग्रुप का, कमजोर ग्रुप का, कमजोर आम जनता का हित नहीं हो सकेगा। इस बात को हर ग्रुप को, हर इकाई को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें महाशक्तियों के अंदर बैठे लोग भी, कॉरपोरेट भी इस बात को एक स्टेज पर जाके पार्शियली थोड़े बहुत लोग समझेंगे, क्योंकि आदमी जाति है, समझ जाएगी, इस बात को समझ जाएगी कि हम नेगेटिव बहुत आगे बढ़ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी नहीं, चीन और अमेरिका दोनों महाशक्तियां एक तो हाँ काके काके मीटिंग चलती सी, हाँ बात चला ली 20 मिनटा में। मेरे मुताबिक वो इतना अमानवीय और इतना कुर्र है कि यार भूखे मारना लोगों को, बमों से मारना लोगों को, अस्पतालों में मारना लोगों को, बच्चों को मारना, महिलाओं को मारना, पूरे शहर को बर्बाद करना, ये तो यार इतने कुर्र तरीके से तो शायद हिटलर ने भी गैस चैम्बर में फटाक से मार दिए थे, इतना तड़फाया तो नहीं था। परमाणु बम भी डाला गया हिरोशिमा नागासाकी पर, तड़फाया नहीं गया। अब तो ये तड़फा के मारा है। और तीनों महाशक्तियां इजराइल को आगे करके पूरा जनरल असेंबली और पूरी दुनिया की जनता सड़कों पर आई है, हाहाकार मचा है। और खुलेआम ये वो दिया गया है लोगों को चुनौती कि जो कोई हमारा विरोध करने वाला को करेगा, मैं हमस का नाम नहीं ले रहा हूं, हमस तो सारे हमस, रूस, चीन, ये तो मरवाने वाले ही हैं जनता को, ये हो चाहे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल हो, ये दोनों गुटों ने मरवा दिया जनता को और बहुत कुर्र ढंग से मरवाया है। और जनता को ये पैगाम है कि बोलने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे हम करेंगे, शेर करेगा, तुम कौन होते हो, तुम बोलना मत, जो बोलेगा उसको तड़फा के मारेंगे, ये पैगाम देना चाह रहे हैं। और दिया है ये, और दोनों धड़ों ने दिया है। जितने सेकंड वर्ल्ड वॉर में हालांकि लड़ाइयां हुई है शहरों में, परंतु उतनी नहीं हुई। अब तो ये तो सारा ही शहर में युद्ध लड़ा गया। युद्ध क्या का लड़ा गया है, जिनोसाइड किया गया, युद्ध है ही नहीं ये। और वो युद्ध के नाम पर जो रूस ने भी जो हमला किया है, वहां भी शहरी आबादी के अंदर मोर्चे बांधे हैं नाटो ने भी, और हमला भी रूस ने किया है। शहरों में लड़ाइयां लड़ रहे हो क्या? वहां भाई साहब बुढ़े रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वहां महिलाएं रहती हैं, जनता रहती है, वहां फौजी थोड़े रहते हैं। युद्ध काहे के हैं ये? इसका मतलब समझ लो कि इस इंटरडिपेंडेंट दुनिया में, इस विश्व के अंदर दो एजेंडों की टक्कर सीधी आएगी, सीधी आ चुकी है कि कॉर्पोरेट एजेंडा किधर जा रहा है और उसके पक्ष में किस तरह से
अमानवीय और प्राकृतिक पर्यावरण विरोधी विचारधारा को मैदान में लाया गया है। और दूसरी विचारधारा मांग करती है कि जो लोग अब कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म से काम नहीं बनेगा, वो है ही नहीं। अब तो इजारेदारी का कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है, कंपटीशन वाला वक्त ही खत्म हो गया। इसलिए जो लोग, जो पार्टियां, ग्रुप, जो छोटे पूंजीपति, छोटे दुकानदार जो ये सोचते हैं कि हम तो पहले ही प्रतियोगिता करके आगे बढ़ते थे, अब भी प्रतियोगिता कर लेंगे, अब नहीं कर पाओगे, प्रतियोगिता नहीं कर पाओगे। इसलिए जनता के साथ जुड़ो, साझे हितों के साथ जुड़ो, पर्यावरणीय हितों के साथ जुड़ो। और अब साइंस भी इसी स्टेज में पहुंच चुकी है कि चीन को और अमेरिका को और रूस को और अमेरिका को रात को बात करके सोना पड़ता है कि यार स्टार वार में गड़बड़ मत कर देना, परमाणु जो मिसाइल है इनमें एआई का यूज मत करना यार, नहीं करो ना, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड होगा और उनका भी सर्वनाश कर देगा। ये थोड़ी करने देगा उनको कि तुम जीवों को मार दो, पर्यावरण को खराब कर दो और तुम मानवता को मार दो और तुम बच जाओ, ये नहीं है उसमें। यानी आज एआई हो, चाहे सर्न लैब के अंदर गोल्ड पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वायरोलॉजी के लैब में एक्सपेरिमेंट हो, सब इसी स्टेज में पहुंचे हुए हैं कि तुम्हारे हाथ से एक्सीडेंटल भी हो सकती है और तुम्हारे हाथ से कोई एक व्यक्ति, एक ग्रुप भी निकाल के और पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। क्या बात कर रहे हो? किस तरफ आगे बढ़ रहे हो? सुसाइड की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? ठीक है, उन्हें लगता है कि सुसाइड नहीं होगा, हम हमारे हिसाब से कॉर्पोरेट सिस्टम को आगे ले जाएंगे, ये उनको है। और जो इस विकास की परिभाषाओं से कन्विंस जो लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि विकास तो आगे जाएगा भाई, ठीक है, जनता हमारी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी तो हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, विकास तो होके रहेगा। भाई साहब, टाइटैनिक जहाज जो है वो डूबता है तो कैप्टन साहब साथ ही डूबते हैं। पर किन्हीं को अगर ये कंसेप्ट, ये धारणा थी जहाज, उस जहाज को बनाने वालों को भी ये था कि हो सकता है, पर मेनली तो ये कि हमारा जहाज टूटेगा नहीं, और अगर टूट गया तो हम छोटी छोटी नावों से निकल लेंगे, इसलिए नावें भी अंदर डाली थी, हैं? तो कुछ लोगों को ये विश्वास है कि हम जहाज को या तो चीर के निकल जाएंगे, कॉर्पोरेट को है, या हम कोई न कोई सिस्टम में टेक्नोलॉजी के बल पे कोई कलाकारी करके हम जिंदा रह जाएंगे, हम नावों पे उतर जाएंगे। ये है उनको गलतफहमी, बहुतों को है। बात यहाँ पर है कि ये सारी जो धारणाएं हैं ये जवाब दे रही है, ये बिल्कुल साफ हो रही है। और पूरी जो सोच, हाँ ये अलग बात है कि इनके हाथ में सब कुछ, मीडिया वगैरह सब धन इनके कंट्रोल में है, इसलिए जो ठीक सोचने वाले जो लोग सोच रहे हैं वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे, उनकी बात प्रचारित नहीं हो रही है। ये बात सही है, इसलिए लगता है, मुझे लगता है कि 1% जीने की संभावना कह सकते हो, 99 मरने की संभावना सामने है हमारे। पर मैं थोड़ी जानता हूं कि आगे जो, ये तो मेरा ज्ञान या अज्ञान बोल रहा है मेरा, हो सका है जो मुझे पता ही नहीं हो ऐसे मूवमेंट और लोगों में चेतना धीरे धीरे डेवलप हो रही हो, वो इंटीग्रेट कर जाए तो दूसरी तरफ पासा पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए हमें पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने अपने विचार ये पेश कर रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम अभी कि क्या वाकई एजेंडा प्रकृति मानव समर्थक एजेंडा सर्च कर सकता है या नहीं। मैं तो वैसे ही, मतलब करना तो हमने तो यही करना है हमारी जिंदगी में, और क्या करना है, हो या ना हो इस पर नहीं हमें जाना। हमें जाना इस बात पर है कि हमें जो सही बात लगती है हम उसमें जिंदगी लगाएंगे, और बढ़िया तरीके से लगाओ, और डीप जाओ, और इस दुनिया में इस एजेंडे को, शराब साहब के विचार को और
को फैलाने में सारी ताकत लगा दो, अपनी योग्यता को विकसित करो, ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली, और इंडिविजुअली लोकली जो कर सकते हो करो। जिससे क्षेत्र में इंटरेस्ट पैदा होता है इंटरेस्ट क्रिएट करो और पेनिट्रेट करो। पता नहीं कहां से वो कहते हैं ना कि शून्य से ब्रह्मांड पैदा हुआ है और ब्रह्मांड वापस शून्य हो सकता है। हम शून्य हैं, भले ही शून्य है, हो सकता है ये शून्य काम आ जाए मानव जाति को। इसलिए हमारे ग्रुप से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर हालत में अपनी योग्यता को बढ़ाओ और पूरी ताकत से जो है, पूरी प्लानिंग के साथ हम अपनी योग्यता बढ़ाते हुए और एंटर करो। मॉडर्न मेथड, पुराने मेथड, जो हमें आता है वो भी करो, जो इंटरेस्ट है उस काम को करो। बस मेरी यही अपील है।